हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस आज की क्लास में मैं आप सभी को करवाने वाली हूँ आपका टीजीटी स्क्रीनिंग का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वनस्पति। टॉपिक का नाम है आपका वनस्पति। पीडीएफ में देखोगे तो टॉपिक का नाम वनस्पति दिया गया है, ठीक है। और वनस्पति में आपकी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वन के बारे में, यानी आप पढ़ोगे भारत में जो जो वन पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उन सबको डिटेल से स्टडी करेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी टीजीटी स्क्रीनिंग के लिए ही नहीं, बल्कि आप एचटेट देने जा रहे हो फ्यूचर में, एचटेट टीजीटी लेवल या पीजीटी लेवल, या आप नेट देते हो, DSSS भी देना चाहते हो, तो सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बेनिफिट रहेगी। फिलहाल ये आपका एक टॉपिक है, आप ये कह सकते हो फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में। भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की अपनी क्लास फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं सिंपली वो यही बनते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा या किस राज्य में वन पाए जाते हैं, या वना आवरण किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, या वन क्षेत्रफल वाला सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन सीधे होते हैं और इनसे रिलेटेड चीज़ें भी आपको डायरेक्ट ही पूछी जाती है, तो आपको ये सीधे लर्न करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से राज्य में वन पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जिसमें वन सबसे ज़्यादा है, वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा रहेगा, तो राइट आंसर रहेगा हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। तब आपका राइट आंसर क्या हो गया, मध्य प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नहीं रहेगा, याद रखना। फर्स्ट रैंकिंग आती है भाई एरिया के अकॉर्डिंग। अगर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल की बात करें, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश राज्य का, इंडिया में नंबर 1। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि भारत में टीक वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं, तो टीक वृक्ष भी आपके मध्य प्रदेश स्टेट में ही पाए जाते हैं। अब एग्जामिनर पूछे कि भारत का दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला स्टेट कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या रहेगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के 10.11% जो प्रतिशत जो एरिया है उसमें वन पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, और इसके 10.01% एरिया पर आपके वन देखने को मिलते हैं। वहीं एग्जामिनर अगर तीसरा पूछे, वैसे तो तीसरा पूछता नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड ही पूछता है, फिर भी आप नोट डाउन कर सकते हो भाई। थर्ड नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल में, और इसका प्रतिशत कितना रहता है, 8.25%। तो ये तीनों आपको लर्न रखने पड़ेंगे। फर्स्ट नंबर पर मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़। यहाँ हम बात कर रहे हैं वन क्षेत्रफल की, कि किस राज्य के कितने प्रतिशत एरिया पर वन क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, सेकेंड पर, थर्ड पे कौन है। अब दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है भाई, भारत के किस राज्य में वना आवरण सबसे अधिक है, वना आवरण। अब ये वना आवरण क्या होता है, देखो वना आवरण यानी भाई आपका हम मान लेते हैं ये मध्य प्रदेश का एक एरिया ये है और एक एरिया ये है, दोनों एरिया सेम है ना, नियर अबाउट। तो इन दोनों एरियाज में अब मध्य प्रदेश का ये वाला जो एरिया है, एक पेड़ यहाँ पर है, एक पेड़ यहाँ पर है, एक पेड़ यहाँ पर है, तो वन क्षेत्रफल में तो ये पूरा होगा, ठीक है। एक पेड़ यहाँ पे लगा लो, वन क्षेत्रफल में तो ये पूरा एरिया इंक्लूड होगा। बट अगर वना आवरण की बात करें तो ये पूरा एरिया इंक्लूड नहीं होगा। वना आवरण यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने ज़्यादा वृक्ष है, यानी सबसे ज़्यादा कवरअप एरिया, ठीक है, यानी कितना ज़्यादा एरिया वनों ने कवर कर लिया है, वनों ने बिल्कुल ढक दिया है। तो ये दोनों चीज़ इस तरीके से अलग है। इसके इतने क्षेत्रफल पर वन है, बट वनावरण की बात करें तो सबसे अधिक वनावरण भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो हमारा राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश नहीं होगा, मिजोरम रहेगा। राइट आंसर मिजोरम रहेगा भाई। वनावरण की बात करें तो सबसे अधिक वनावरण मिजोरम स्टेट में है, और इसका जो प्रतिशत रहने वाला है वो 85.41% रहेगा। यानी मिजोरम स्टेट के 85.41% भाग ऐसा भाग है जहां पर घने वन है। इतने घने वन हैं कि उन्होंने इस एरिया को बिल्कुल पूरी तरीके से कवरअप
कर दिया है। सेकंड नंबर पर आपका सेम रहेगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका क्षेत्रफल में भी सेकंड नंबर पर है, वन क्षेत्रफल में, और आपके वन आवरण में भी सेकंड नंबर पर है। थर्ड नंबर पर रहेगा मेघालय स्टेट, थर्ड नंबर पर रहेगा मेघालय स्टेट। तो यहाँ से आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इतनी चीज़ें तो आपको सीधी सीधी लान रखनी है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो आप सबको पता है भारत में टोटल अगर हम बात करें कितने टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं देखने को, 5 प्रकार के फॉरेस्ट मिलते हैं। 5 प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं। अब ये 5 प्रकार के जो वन है वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे नंबर 1 हम बात करें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिंदी में इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एवरग्रीन सदाबहार। सेकंड नंबर पर आते हैं भाई आपके ट्रॉपिकल डेसिसियस, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय। डेसिसियस का मीनिंग क्या रहेगा? पतझड़, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन या मानसूनी वन भी आप इन्हें कह देते हो, बहुत सारे नाम होते हैं। नंबर थर्ड पर आता है सेमी एरिड वन, सेमी एरिड फॉरेस्ट, जिसके डिफरेंट नेम होते हैं बहुत सारे, जैसे उष्णकटिबंधीय से कांटेदार वन भी, मरुस्थलीय वन भी, ये सारे इसी के नाम होते हैं। हिंदी में सारे नाम बताऊंगी अभी आपको। नंबर 4 पर आते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये कौन से फॉरेस्ट? मैग्रोव, जिसे मैग्रोव बोलते हैं हिंदी में, मैग्रोव में इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। मैग्रोव फॉरेस्ट, आपके अनुप वन, वेलांचली वन, ये सारे नाम इसी के ही हैं। और नंबर 5 पर आते हैं आपके माउंटेन फॉरेस्ट या पर्वतीय वन के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो इन 5 फॉरेस्ट को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट, सेमी एरिड फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट। तो इंडिया में ये 5 प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। अब हम एक एक टाइप वन पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर मैं इसको रेज कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सबसे इंग्लिश वाला नाम तो मैंने उधर लिख दिया, अभी यहाँ हिंदी वाला लिख रही हूँ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नाम से ही पता चल रहा है ना, सदाबहार यानी जो सदा हरे भरे रहते हैं। ऐसे वन जो सदा हरे भरे रहते हैं। तो हरे भरे कब रहेंगे? जब इन्हें पानी ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर भाई आपकी अगर आर्द्रता की बात करें या वर्षा की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला एरिया होता है ये। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होती है। टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, तो तापमान कितना चाहिए होता है? तो तापमान आपका होता है भाई इसमें 24 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम ही होता है, 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठीक है, वर्षा ही कर लो आप इसमें, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 70% से अधिक आर्द्रता होनी चाहिए। यानी वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक, आर्द्रता 70% से अधिक। जिस एरिया में होती है वहाँ पर आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। सदा हरे भरे रहते हैं ये वन। और इसके साथ साथ अगर इंडिया में हम देखें तो भारत के किन किन एरियाज में देखने को मिलते हैं, तो भाई भारत के ये अंडोमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडोमान निकोबार आइलैंड, और भारत का जो पश्चिमी घाट है, भारत का पश्चिमी घाट, और भारत की जो आपके नॉर्थ और ईस्ट स्टेट है यानी उत्तर और पूर्वी राज्य हैं, इन सभी में ये सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। तो ये एरिया पूछे जाते हैं। 3 ही एरिया हैं, तीनों याद रखोगे।
अरुणाचल नहीं, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी स्टेट, इन सभी में सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इनमें आते कौन कौन से वन हैं। तो भाई इनमें आपके बहुत सारे वन आते हैं और एग्जाम में आजकल एग्जाम्पल डाल दिए जाते हैं और पूछते हैं कौन सा वन है, मैच कीजिए, मैच करने से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको ये सारे एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। मोहगनी, आयरनवुड, रबड़, सिनकोना, ठीक है, और रोजवुड, रोजवुड लिख दिया, रोजवुड, आयरनवुड, रोजवुड, बेत, बांस, अबोनी, अबोनी के अलावा आपका और रहता है नारियल वगैरह, ताड़, नारियल और ताड़। मैक्सिमम एग्जाम में जो आ गए हैं महोगनी, आयरनवुड, रबड़, सिनकोना, रोजवुड और एबोनी, ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये मेन है, ये आपको लर्न होनी चाहिए कि ये जो वृक्ष के टाइप है किस प्रकार के वृक्ष हैं। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। सीधा एक तरफ आपको अलग अलग टाइप के क्या दे देता है एग्जामिनर, वन फॉरेस्ट एरिया दे देता है और दूसरी तरफ क्या देता है, उनके नाम दे देता है, तो आपको मैच करने होते हैं। तो इस तरीके से आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सॉल्व कर लेना, इनको लर्न कर लेना। ये सारे एग्जाम्पल है आपके किसके, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के। गॉट इट, समझ में आ गया इतना। अब इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, या आप ये भी कह सकते हो जो भी कुछ है जो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, सदा हरे भरे रहते हैं। इन्हें कार्बन विश्व का कार्बन सिंक, हमारी पृथ्वी का कार्बन सिंक भी कहते हैं, अमेजन के जो घने जंगल है उन्हें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। अब इनके नुकसान क्या क्या हैं, तो भाई लाभ की अगर व्यापारिक दृष्टि से बात करें, व्यापारिक दृष्टि से बात करें तो ये सदाबहार वन आपके कैसे वन होते हैं, ये बिल्कुल भी लाभकारी नहीं होते, यानी ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते, एक तो एक ही प्रजाति के वृक्ष, मान लो एक पेड़ आपका यहाँ पर है तो इसी प्रजाति का सेकंड पेड़ बहुत दूर होता है। एक ही प्रजाति के वृक्ष काफ़ी दूरी दूरी पर देखने को मिलते हैं, एक साथ नहीं मिलते। अगर एक साथ एक जैसे पेड़ मिल जाए तो उनसे हमें जो लकड़ी वगैरह मिले वो भी एक जैसी एक जगह से इकट्ठी हो जाए। दूसरा भाई डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, इतने घने ये वन होते हैं कि आम इंसान इनके अंदर एंट्री लेने से पहले 100 बार सोचता है, तो जान का खतरा बना रहता है, डरावने होते हैं ये वन। एक ही प्रजाति के वृक्ष एक साथ नहीं मिलते। इनकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा होती है, 60 से 65 मीटर की हाइट तक ये ऊंचे होते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और, जो ये सदाबहार वन होते हैं ना आपके, इतने ज़्यादा गहरे होते हैं कि सूर्य की रोशनी भी इनकी ज़मीन पर नहीं पहुंच पाती, तो दलदल जैसी चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और पता नहीं चलता कहाँ कौन सा दलदल है, तो जान का खतरा भी ज़्यादा बना रहता है। तो व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत कम महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और, इनकी जो लकड़ी होती है भाई बहुत ज़्यादा कठोर होती है, और इतनी ज़्यादा कठोर लकड़ी का यूज़ ना तो फर्नीचर में होता है ना और किसी चीज़ में भी नहीं हो पाता, और इसी वजह से ये कम यूज़ है और इनका कम यूज़ किया जाता है। वैसे इसे पृथ्वी का जो सिंक, कार्बन सिंक के नाम से ही जाने जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हमारी अर्थ की मैक्सिमम। गॉट इट, तो समझ में आ गया। तो आपका क्वेश्चंस इतने ही पार्ट्स में से बनेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं एक बात, कि ये जो क्लास है ये आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगी। कोई बच्चा DSSB की तैयारी कर रहा है, KVS, NVS, HTET की तैयारी कर रहा है, TGT, PGT, नेट लेवल की तैयारी कर रहा है, सबके लिए ये वीडियो बेनिफिट रहेगी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, डिटेल से पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब अपना सेकंड फॉरेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है, आपका क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा एग्जाम में। सेकेंड आता है इसके बाद उष्णकटिबंधीय डेसिसियस फॉरेस्ट, यानी ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट, हिंदी में इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन, पतझड़ी
वन, या हम इन्हें मानसूनी वन भी कह देते हैं। पहला क्वेश्चन तो जो इनसे आता है वो यही आता है कि हमारे इंडिया के मैक्सिमम एरिया पर, यानी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यही वन देखने को मिलते हैं। अगर भारत के सर्वाधिक एरिया की बात करें, मैक्सिमम एरिया की बात करें, तो मानसूनी वन ही देखने को मिलते हैं। इन्हें डेसिसियस क्यों कहते हैं, पतझड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे वन हैं जो गर्मी जैसे ही स्टार्ट होगी, गर्मी स्टार्ट होते ही छठे से 8वें वीक में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। गर्मियां स्टार्ट होते ही छठे से 8वें वीक में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ी वन कहते हैं। मानसूनी वन क्यों कहते हैं? जैसे ही मानसून की एंट्री होती है इंडिया में, मानसून की एंट्री होते ही इनमें नई नई पत्तियां निकल आती हैं और इन वनों को जितना भी पानी मिलता है वो मानसून से मिलता है, और मानसून के टाइम में ही ये वन हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। अब भारत में सर्वाधिक एरिया पर यही वन मिलते हैं। तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में आपके कौन कौन से वन, पहले तो इसकी वर्षा भी लिख लो भाई। वर्षा इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। आर्द्रता की बात करें वो भी 50 से 70 प्रतिशत के बीच आर्द्रता होती है। कौन कौन से वन आते हैं इसमें? तो इसमें आते हैं आपके साल, सागौन, शीशम और आपका नीम, आम, बेवड़ा, आंवला, महुआ, चंदन। तो लगभग इसी तरीके के जो वन आएंगे ना सारे, वो आपके इसी में ही आते हैं। ठीक है, हाँ जी, यही है। तो साल, सागौन, शीशम, नीम, आम, और आप देखते हो इस तरीके के जो वृक्ष हमारे आसपास होते हैं, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होते हैं क्योंकि मानसून से भी यही रेनफॉल होती है। ठीक है, तो यही वाले सारे वृक्ष आपके पतझड़ी और मानसूनी वन होते हैं। एक बात और, व्यापारिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। व्यापारिक दृष्टि से बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मानसूनी वन, पतझड़ी वन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वाई? क्योंकि इनकी लकड़ी बहुत कोमल होती है, फर्नीचर बनाने में भी और अदर यूजेस में। आपने सबने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है, साल की लकड़ी, सागौन की लकड़ी सबसे बेस्ट होती है, शीशम की लकड़ी बहुत बढ़िया होती है, नीम का तो आप खुद को पता है कितना ज़्यादा मेडिसिन में भी यूज़ होता है, आम, बेड़ा, आंवला भी मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ होता है, महुआ शराब बनती है इससे, चंदन तो आप सबको पता ही है, हवन वगैरह में भी यूज़ होता है। तो व्यापारिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन या मानसूनी वन। अब जो ये वन होते हैं इनकी लकड़ी कोमल होती है और इनको आगे इनकी वर्षा की मात्रा के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन को। एक तो होते हैं भाई आपके आर्द्र पतझड़ी वन, ठीक है, यानी आपके एरिड डेसिसियस फॉरेस्ट, एरिड, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं आपके वो कौन से होते हैं? सूक्ष्म पतझड़ी वन या सूक्ष्म पर्णपाती भी बोल देते हैं इनको, पर्णपाती भी बोलते हैं इनको, पर्णपाती वन। डेसिसियस इंग्लिश में एक ही नाम है, आर्द्र पर्णपाती या पतझड़ी, सूक्ष्म पतझड़ी या पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती यानी जहां पर वर्षा आपकी 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होगी वो एरिया आते हैं आपके आर्द्र पर्णपाती वनों में। और जहां पर आपकी वर्षा होती है भाई 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच, वो आते हैं आपके सूक्ष्म पर्णपाती वनों के बीच में। तो भारत में जो तमिलनाडु वाला इलाका है, ठीक है, भारत में जो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, तो इंडिया की जो ये वाली बेल्ट है ना, ये साउथ इंडिया वाला ही पार्ट बना रही हूं मैं बस। तो भाई इंडिया का जो ये वाली जो बेल्ट है यहाँ पर, ठीक है, इंडिया की जो ये वाली बेल्ट है यहाँ पर आपके क्या होते हैं, इस बेल्ट के आसपास वाले एरिया में आपके आर्द्र पतझड़ी वन देखने को मिलते हैं तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कर्नाटका स्टेट में। उसके साथ साथ सूक्ष्म पर्णपाती वनों की बात करें तो ये जो इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट है जिसमें हम भी आते हैं, जैसे पंजाब का कुछ पार्ट, हरियाणा का कुछ पार्ट और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, यूपी का कुछ पार्ट, तो यहाँ पर मैक्सिमम एग्रीकल्चर होती है। तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत वन मिलते हैं तो वो सूक्ष्म पर्णपाती वन मिलते हैं क्योंकि यहाँ की वर्षा बहुत कम है। तो हरियाणा, पंजाब,
यूपी, तो ये वाले जो स्टेट है इनके कुछ पार्ट में आपके सूक्ष्म पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, इनमें आपके आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि पतझड़ी और मानसूनी वन कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। भारत के सर्वाधिक एरिया पर आपके यही वन है। बहुत ज़्यादा आपके क्या होते हैं, लकड़ी कोमल होती है। व्यापारिक दृष्टि से ट्रेड करने की वजह से भी सबसे ज़्यादा क्या है, ये वन अच्छे होते हैं। तो ये था भाई आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ी या मानसूनी वन, जिनसे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो सेकंड टाइप भी आपका कंप्लीट हो गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। चलिए, थर्ड आता है हमारा सेमी एरिड फॉरेस्ट। सेमी एरिड फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं? हाँ जी, सेमी एरिड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? नंबर 3, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। क्या कहते हैं इन्हें? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, या उसके साथ साथ इन्हें मरुस्थलीय वन के नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थलीय वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, मरुस्थलीय वन, सेमी एरिड। यहाँ पर अगर हम वर्षा की बात करें, बारिश, देखो कांटेदार वन है, मरुस्थल वन है, तो बारिश कहीं ना कहीं कम होगी। तो इन एरिया में जो वर्षा होती है वो आपकी 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो ऐसे एरिया में ये वन देखने को मिलते हैं जहाँ पर बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलती है। उसके साथ साथ औसत वर्षा तो आपने पता कर ली, 50 सेंटीमीटर से भी कम। और मरुस्थलीय वन है तो मरुस्थल वाले इलाके में मिलेंगे। तो भारत में अगर हम बात करें तो आपका जो पंजाब है, पंजाब का साउथ वाला पार्ट, राजस्थान का कुछ पार्ट, राजस्थान का मैक्सिमम पार्ट, और गुजरात के कुछ पार्ट में आपके जो वन देखने को मिलते हैं। हरियाणा में भी कुछ पार्ट में आ जाते हैं ये कांटेदार वन, हरियाणा के सिरसा साइड, भिवानी साइड वाले इलाके में। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और मरुस्थलीय वन देखने को मिलते हैं। बारिश बहुत कम होती है। ये जो आपके वन है ना, इनको बारिश बहुत कम होती है, इसलिए ये वन पानी की तलाश में, इन वनों की, जैसे ये कोई पेड़ है, ये जमीन है, इन वनों की जो जड़ें होती है वो बहुत अधिक गहराई तक चली जाती हैं पानी की तलाश में। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किन वृक्षों की जड़ें बहुत लंबी और गहरी होती हैं? तो आंसर रहेगा आपके मरुस्थलीय वन या कांटेदार वनों की जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा गहराई तक गई हुई होती है। क्यों? पानी की तलाश में। उसके बाद इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? तो भाई इसमें बहुत सारे वृक्ष आते हैं, जैसे आपके कांटेदार आते हैं, बेर में कांटे होते हैं ना, खजूर, केवड़ा, नागफनी, रोहिड़ा, करील, रीठा, आंवला भी आ जाता है इसमें भी, खजूर हो गया, बबूल। हाँ जी, तो ये सारे जो वृक्ष आते हैं, ये सारे वृक्ष आपके आते हैं कांटेदार वनों में और मरुस्थलीय वनों में। तो ये मैक्सिमम कांटेदार झाड़ियाँ भी आपकी इसी में आती है। राजस्थान में आप देखते हो दूर दूर तक बिखरे हुए ये मिलते हैं, ऐसे कभी भी इकट्ठे नहीं मिलते। एक यहाँ पर है तो एक बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा। तो इस तरीके से दूर दूर पर होते हैं ये कांटेदार वन और कांटेदार झाड़ियाँ। तो ये था आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और मरुस्थलीय वन। तो इनसे और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते। इन वृक्षों पर पत्तियां कम होती हैं, कांटे ज़्यादा होती है, तो कॉमन सेंस है, आप खुद भी समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है, इसी में करा देती हूँ आपको, मैनग्रोव फॉरेस्ट। नंबर 4 इज मैनग्रोव फॉरेस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं मैग्रोव वन। डेल्टाई वन भी इन्हीं का ही नाम है भाई, जो नदियों के डेल्टा में मिलते हैं। अनुप वन भी इन्हीं कहते हैं, वेलांचली वन भी इन्हीं ही कहते हैं। ठीक है, जवारिया वन भी नहीं कहते, एक नाम और रह गया जवारिया। ठीक है, ये सारे वन एक ही टाइप के वन है आपके, इंग्लिश में एक ही नाम है मैग्रोव, तो इंग्लिश वाला देख लेना। ठीक है, बट नाम याद रख लेना, कई बार एग्जामिनर पलट के कुछ भी दे सकता है। तो नाम से ही पता चल रहा है ना, ये कहाँ मिलेंगे? डेल्टाई इलाकों में। जो भारत में नदियों के डेल्टाई इलाके हैं, जैसे गंगा,
गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा इलाके जहाँ पर सुंदरी वृक्ष मिलता है, ठीक है, तो वो भी आपके डेल्टा ही वन है। मैग्रोव वन का एग्जाम्पल है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। उसके अलावा गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, महानदी का डेल्टा, नर्मदा, ताप्ती, ये तो एक्चुअली बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। तो नदियों के डेल्टाई वाले इलाकों में आपके यही वन देखने को मिलते हैं। तो जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी उनके डेल्टाई इलाकों में यही वन देखने को मिलते हैं। इन वनों की जो जड़ें होती हैं वो जटाओं की तरह होती है, इस तरीके से जैसे जटाएं होती है ना, तो इस वे में सर्पिला काल टाइप में जटाओं की तरह ये वृक्ष होते हैं, इनकी जड़ें होती हैं जटाओं की तरह। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इन वृक्षों की जड़ें जटाओं की तरह होती हैं, तब आपका आंसर रहेगा डेल्टाई वन, जो भी आपका ऑप्शन में होगा देख लेना। मैग्रोव वन, बहुत सारे वन आते हैं, इसमें आप कौन कौन से वन आते हैं, तो इसमें भाई आपके मैग्रोव वनों में एक तो सुंदरी वृक्ष आ गया, जो नदियों के डेल्टाई इलाकों में पाए जाते हैं ना वो सारे वन आते हैं, जैसे सुंदरी वृक्ष जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाया जाता है। उसके अलावा कैजुरीना वृक्ष, नीपा वृक्ष, नारियल भी मिलते हैं देखने को यहाँ पे, ठीक है, नारियल भी ऐड कर लेना। मोरने वृक्ष और मैग्रोव वृक्ष भी मिलते हैं, इसलिए इसे मैग्रोव वन भी कहते हैं, मैग्रोव वृक्ष। तो ये सारे आपके नियर अबाउट यही है, पूछेगा तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। बाकी क्वेश्चन यहाँ से आता है किन वृक्षों की जड़ें जटाओं की तरह होती हैं, ऐसे क्वेश्चन। लकड़ी काफ़ी सॉलिड होती है और क्षारीय होती है, बहुत एरिया भी ऐसा होता है जिसमें दलदल टाइप ज़्यादा होता है, तो दुर्गम वन होते हैं और बहुत ही कम यूज होता है इन वनों का। ये व्यापारिक दृष्टि से इतना ज़्यादा हम इनका यूज कर नहीं पाते क्योंकि लकड़ी भी कठोर है, दूसरा आने जाने का और दलदल वगैरह का भी खतरा इन एरिया में बना रहता है, ठीक है। तो ये आपके 2 वन हो गए, 4th तक हो गई है मैग्रोव वन तक कंप्लीट। अब इसके बाद लास्ट रहता है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट। उससे पहले आप सभी के लिए एक, कोई भी स्टूडेंट अपनी DSSB या HTET की बढ़िया तैयारी करना चाहता है तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ज्योग्राफी का PGT लेवल का भी और नेट लेवल का भी पेड कोर्स अवेलेबल है। उसके अलावा कोई भी नोट्स चाहता है PGT या नेट ज्योग्राफी के, तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। ये नोट्स पेड रहेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम को देने में, ठीक है। तो आपको TGT या PGT में जिसके भी नोट्स चाहिए तो वो अवेलेबल है। हरियाणा GK के भी फुल नोट्स अवेलेबल है जिसमें आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। अब इसके बाद रहता है नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर 5th माउंटेन फॉरेस्ट। हाँ, और जिस भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद दीपा सैनी। इस चैनल के साथ जुड़कर आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी इतनी बेटर तरीके से हो सकती है, इतना मटेरियल है कि आपका एक क्वेश्चन भी नहीं कटेगा अगर आप सारी वीडियोस देख लेते हो तो। नंबर 5 पर आता है आपका माउंटेन फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है यानी पर्वतीय वन। पर्वतीय वन यानी जो भारत के कहाँ पर मिलते हैं, माउंटेन एरिया में मिलते हैं, पर्वतीय में। तो कौन कौन से एरिया में, तो भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर और भाई भारत के अरुणाचल प्रदेश तक आपके पर्वतीय वन ही मिलते हैं, ठीक है। भारत के नॉर्थ वाले पार्ट में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पर्वतीय वन ही देखने को मिलते हैं। और आप सबको पता है ये वन जैसे जैसे हम जाते हैं तो हाइट बढ़ती जाती है, पोलर एरिया ठंडा एरिया है, तो इन वनों को ऊंचाई के आधार पर यानी हाइट के बेस पर इन वनों को 4 पार्ट में सब डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है आपका शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन। सेकंड नंबर पर आता है आपका आर्द्र शीतोष्ण वन, आर्द्र शीतोष्ण वन। थर्ड नंबर पर आता है आपका अल्पाइन वन और 4th नंबर पर आता है आपका टुंड्रा वन, टुंड्रा वन। तो 4 टाइप आते हैं इन फॉरेस्ट के। सबसे पहले जो टाइप है वो 2000 से 3000 मीटर की हाइट तक होते हैं। आर्द्र शीतोष्ण वन आपके 3000 मीटर से 3700 मीटर की हाइट तक होते हैं। अल्पाइन वन आपके 3700 मीटर से 4200 मीटर की हाइट तक होते हैं। और टुंड्रा वन आपके 4200 नहीं 4800 कर लेना, 4800 से लेकर 5100 मीटर की हाइट तक होते हैं। तो ये
4 इनके सब पार्ट हैं माउंटेन फॉरेस्ट की, शीत शीतोष्ण, आर्द्र शीतोष्ण, अल्पाइन और टुंड्रा। अब इनके आपको सिर्फ क्या याद रखना है, इसमें कौन से वन आते हैं, इसमें कौन से आते हैं, इसमें कौन से आते हैं, इसमें कौन से आते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम्पल भी देता है और साइड में आपको ये दे देगा, अल्पाइन वन, टुंड्रा वन, आर्द्र शीतोष्ण, शीत शीतोष्ण। टीजीटी में भी और पीजीटी में भी ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस वाले पार्ट से, तो इसलिए डिटेल से करा रही हूँ। तो शीत शीतोष्ण वनों में सबसे पहले आपकी कौन कौन से वन आ जाते हैं भाई, तो आपके जो सप्रुष, सप्रुष, चीड़ और देवदार, ये जो वन है आपके, ये आते हैं शीत शीतोष्ण वनों में। सप्रुष, चीड़, देवदार। नकुली पत्तियों वाले वन होते हैं, नकुली पत्तियों वाले वन आते हैं इसमें शीत शीतोष्ण वनों में, ठीक है। तीन ही एग्जाम्पल आपको पढ़ने एग्जाम में, यही तीनों देखने को मिल जाएंगे, सप्रुष, चीड़, देवदार। पत्तियां कैसी रहेगी, नकुली रहती हैं। नेक्स्ट आता है आपका शीत शीतोष्ण, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, आर्द्र शीतोष्ण में आएंगे ये, पहले मैंने इसे ठीक कर लेना। सप्रुष, चीड़, देवदार ये आपके आर्द्र में आएंगे, सप्रुष, चीड़, देवदार, ठीक कर लेना इसे, गलती से हो गया। अनुकूली पत्तियां इनकी होती हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं शीत शीतोष्ण में, शीत शीतोष्ण में आपके आते हैं ओक, मैपिल, बर्च, ये वाले जो वृक्ष होते हैं, ओक, मैपिल, बर्च, भोजपत्र, ये वाले वृक्ष आएंगे आपके शीत शीतोष्ण में। इन्हें करेक्ट कर लेना, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो शीत शीतोष्ण में आएंगे आपके ओक वृक्ष, मैपिल वृक्ष, बर्च और भोजपत्र, ये वाले वृक्ष आते हैं शीत शीतोष्ण में। आर्द्र शीतोष्ण में सप्रुष, चीड़, देवदार। अल्पाइन में आगे पढ़ते हैं, अल्पाइन में आ जाते हैं आपके अखरोट, सिल्वर और फर, अखरोट, सिल्वर और फर वृक्ष, ये आ जाते हैं आपके अल्पाइन वृक्ष में। और टुंड्रा में इतनी अधिक हाइट तक तो कोई भी वृक्ष देखने को नहीं मिलता, फिर भी अगर हम बात करें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है, और इस बर्फ के बीच में गर्मियों के दिन में यानी ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत आपकी फुलवारी मिल जाती है, यानी फूलों वाली झाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, फूलों वाली झाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो ये था भाई आपका पर्वतीय वन, और ये था भारत का, आप भारत के अंदर वन यानी फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। अगर आपका फॉरेस्ट ऑफ इंडिया टॉपिक आता है तो आई थिंक इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका ये फॉरेस्ट ऑफ इंडिया टॉपिक कंप्लीट होता है। 5 टाइप के फॉरेस्ट विद डिटेल और एरिया सब कुछ मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं बनेगा। आपको बस कितना करना है, मेरे चैनल को क्या करना है, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो, लाइक शेयर ज़रूर किया करो, ताकि मेरे चैनल को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले आपका, और वो भी थोड़ी बहुत इंक्रीजमेंट उसे देखने को मिले। तो मैक्सिमम लाइक किया करो। आपके घर में जितने फ़ोन हैं आप उन सभी फ़ोनों से मेरे जो वीडियोज़ हैं, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैक्सिमम सब्सक्राइबर तो हमारे साथ जुड़ पाएँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय, सी यू।